31 मई 1893 भारत का एक शहर बॉम्बे यानी आज के मुंबई से एक स्टीमशिप एसएस पेनिनसुला पश्चिम की तरफ ट्रैवल करने के लिए निकलती है, जिसमें खुद स्वामी विवेकानंद मौजूद थे। फर्स्ट ऑफ सिलोन यानी आज का श्रीलंका, बाद में मलेशिया, सिंगापुर और हांगकांग होते हुए जून 1893 को एसएस पेनिनसुला शिप जापान पहुंचती है। वहां से स्वामी विवेकानंद आरएमएस इंप्रेस ऑफ इंडिया नाम के स्टीमशिप में अमेरिका की तरफ निकलते हैं। उसी जहाज में भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेदजी टाटा से स्वामी विवेकानंद की मुलाकात होती है। दोनों के बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग संभाषण हुआ जो आगे चलकर भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रखने वाला था, जिसे डिटेल में हम वीडियो में आगे देखेंगे। आरएमएस इंप्रेस 25 जुलाई 1893 को शाम के 7 बजे कनाडा के वैंकूवर पोर्ट पर पहुंचती है। यह पहली बार था जब किसी भारत के सन्यासी ने अपने कदम पश्चिमी धरती पर रखे थे। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे बोट करके वहां से बाय रोड विवेकानंद जी 30 जुलाई 1893 को शिकागो पहुंचते हैं। वहां पे पहुंचते ही उन्हें पता चला कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, जहां पे वो अपनी स्पीच देने वाले थे, वो पोस्टपोन हो चुकी है, जो सिर्फ 1-2 हफ्ते के लिए नहीं बल्कि 2 महीने पोस्टपोन हो चुकी थी। और दूसरा शौक ये था कि उस पार्लियामेंट में हिस्सा लेने के लिए फॉर्मल इन्विटेशन की जरूरत थी, जो स्वामी विवेकानंद जी के पास नहीं था। इस पूरे सिचुएशन में एक और बड़ी दिक्कत ये थी कि शिकागो में 2 महीने तक सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के पास उस वक्त उतने पैसे नहीं थे कि वो उस महंगे शहर में किसी अच्छी जगह पर रहना अफोर्ड कर पाए। उन्हें कहीं से पता चला कि बोस्टन एक सस्ता शहर है, वहां पे रहना आसान होगा, तो वो ट्रेन में बोस्टन सिटी जाने के लिए निकलते हैं। उसी ट्रेन में उनकी मुलाकात मिस केट सैनबोर्न नामक महिला से होती है, जो एक राइटर थी, जिनकी फोटो आप मेरे साइड में देख सकते हो। मिस केट स्वामी विवेकानंद जी को बोस्टन में कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों से मिलवाती है, जिसमें हार्वर्ड क्लासिक्स के प्रोफेसर जॉन हेनरी व्राइट भी थे। तो हेनरी व्राइट स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं कि आपके कुछ विचार हमें बताइए। तो उस वक्त पहली बार 20 अगस्त 1893 को अमेरिका में स्वामी विवेकानंद अपनी पहली पब्लिक स्पीच देते हैं, जिसका टॉपिक था द मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया। प्रोफेसर राइट विवेकानंद जी के लर्निंग और एंथुसियाज्म से पूरी तरह इंप्रेस थे। जब उन्हें पता चला कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में हिस्सा लेने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के पास फॉर्मल इन्विटेशन नहीं है, तो वो खुद पार्लियामेंट के चेयरमैन जॉन बोरोस को लेटर लिख के उसमें ये बताते हैं कि आपके सभी प्रोफेसर्स का नॉलेज सिर्फ अकेले स्वामी विवेकानंद जी के बराबर है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा सूरज है जिसे चमकने के लिए किसी क्रेडेंशियल की जरूरत नहीं। प्रोफेसर राइट विवेकानंद जी की शिकागो की टिकट करवाते हैं और उनकी वहां पे रहने की व्यवस्था और साथ में कुछ पैसे भी देते हैं। दोस्तों, ये वो समय था जब स्वामी विवेकानंद जी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाद में शिकागो पहुंचने के बाद भी वो एड्रेस खो जाने की वजह से शिकागो में 3 दिन भटकते रहे। उन्हें भारत के बाहर कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उन्होंने 11 सितंबर 1893 को लगभग 7000 लोगों के सामने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपना भाषण शुरू किया, तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित थी। उन्होंने वेदांत और योगा को दुनिया के सामने किसी धार्मिक रिचुअल के रूप में नहीं, बल्कि साइंटिफिक, प्रैक्टिकल और यूनिवर्सल लाइफ फिलॉसफी के रूप में रखा। सारे धर्म एक ही सत्य की अलग अलग अभिव्यक्ति है। वहां मंच पर बैठे सभी धार्मिक लोग दूसरे धर्मों के प्रति टॉलरेंस यानी सहनशीलता की बात कर रहे थे। वही स्वामी विवेकानंद वेदों में मौजूद विचारधारा लोगों को बता रहे थे, यानी सभी इंसानों के प्रति टॉलरेंस के साथ साथ स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस की भी बात कर रहे थे। इसलिए हिंदुइज्म को एक मेजर वर्ल्ड रिलीजन के रूप में इस्टेब्लिश करने का क्रेडिट स्वामी विवेकानंद को दिया जाता है। कुछ लोग अपने वीडियोस में बहुत ही सिलेक्टिव एग्जांपल्स देके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हमें यह मानना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी के हिसाब से धर्म का मतलब सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन, स्ट्रेंथ, फियरलेसनेस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड और इंसान के अंदर छुपे डिविनिटी को जगाना है। स्वामी विवेकानंद आखिर किन कठिनाइयों का सामना करके वर्ल्ड स्टेज पर पहुंचे, आखिर कैसे उन्होंने खुद को इस काबिल बनाया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। नमस्कार, मैं मोहित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस, जो काली माता के बहुत बड़े भक्त थे, इनके मुख्यतः 16 शिष्य थे, जिनके नाम आप मेरे साइड में देख सकते हो। उन 16 शिष्यों में से एक थे स्वामी विवेकानंद। अब रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद मिलते हैं साल 1881 में, जब वो सिर्फ 18 साल के थे। रामकृष्ण परमहंस को मिलने के बाद स्वामी विवेकानंद की लाइफ पूरी तरह बदल गई, लेकिन उसके पहले की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ब्रीफ में स्वामी विवेकानंद यानी पहले के नरेंद्रनाथ दत्त, इनकी कहानी जानते हैं, फिर हमारी
ओरिजिनल कहानी पर आगे बढ़ेंगे तो भारत के वेस्ट बंगाल के कोलकाता में 12 जनवरी 1863 को नरेंद्रनाथ दत्त का जन्म होता है। उस जगह पे आज आपको ये म्यूजियम बना हुआ दिखेगा। उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट में अटॉर्नी थे और दादाजी दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और पर्शियन के बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनकी माताजी भुवनेश्वरी देवी बहुत ही आध्यात्मिक महिला थी। नरेंद्र के विकास में उनके पिता का प्रोग्रेसिव और रैशनल आउटलुक और उनकी माता का धार्मिक स्वभाव दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्हीं दोनों प्रभावों ने उनके विचार और व्यक्तित्व को आकार दिया। बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्म की तरफ था। वो अक्सर भगवान शिव, राम, सीता और हनुमान जैसे देवताओं की मूर्तियों के सामने ध्यान किया करते थे। नरेंद्रनाथ दत्त एक बहुत ही अविड रीडर थे जिन्हें फिलोसॉफी, रिलीजन, हिस्ट्री, सोशल साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर जैसे विषयों में रुचि थी। साथ ही उन्हें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, शारीरिक व्यायाम और स्पोर्ट्स का भी शौक था। अब दोस्तों जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी ने 18 साल की उम्र में डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, जॉन फिच, बरूच स्पिनोजा, जॉर्ज हेगेल, आर्थर शोपेनहावर, ऑगस्ट कोम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन जैसे फिलोसोफर्स को पढ़ा था। इसी के साथ वो हर्बर्ट स्पेंसर के वर्क से बहुत ज्यादा प्रभावित थे जिन्होंने फेमस प्रिंसिपल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दुनिया के सामने रखा। कॉलेज में इन सभी फिलोसोफर्स को पढ़ने के बाद उन पर वेस्टर्न फिलोसॉफी, लॉजिक और रैशनल थिंकिंग का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा और उस वक्त भारत में ब्राह्मो समाज इन्हीं सब फीचर्स को सोसाइटी में प्रमोट कर रहा था, जैसे मूर्ति पूजा और अनुष्ठान का विरोध, सिर्फ निराकार ईश्वर को ही सत्य मानना और बाकी सभी चीजों को नकारना, सामाजिक परिवर्तन और रीजंस और मॉरल्स को प्रमोट करना। स्वामी विवेकानंद ब्राह्मो समाज से जुड़ जाते हैं क्योंकि वो इन सभी चीजों पर यकीन करते थे। लेकिन एक सवाल उन्हें मन ही मन में खाया जा रहा था जो वो ब्राह्मो समाज के साथ साथ हर धर्म के धर्मगुरु से पूछते हैं कि क्या आपने भगवान द सुप्रीम गॉड को देखा है। सभी धर्मगुरु बिलीफ और मोरालिटी की बातें करते थे। कई धर्मगुरु कहते हैं कि मैंने खुद भगवान को नहीं देखा है लेकिन मैं तुम्हें दिखा सकता हूं क्योंकि तुम्हारे पास योगी की आंखें हैं। इन सभी उत्तरों से स्वामी विवेकानंद संतुष्ट नहीं थे, लेकिन यही सवाल जब उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस को पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ मैंने भगवान को देखा है और उतने ही स्पष्टता से देखा है जितना मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ और सबसे जरूरी मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। दोस्तों ये इतना ज्यादा पावरफुल सेंटेंस था कि इस एक वाक्य की वजह से नरेंद्र जी के पूरे जीवन की डायरेक्शन बदल गई। हालांकि शुरुआती दौर में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के आइडिया को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया, उनके अद्वैत वेदांत को भी अस्वीकार किया, लेकिन रामकृष्ण जी ने उन्हें सच को सभी एंगल से देखने की सलाह दी। साल 1884 की बात है जब नरेंद्रनाथ के पिताजी की अचानक मृत्यु हो जाती है। उन्होंने कई लोगों से कर्जा ले रखा था। इधर लेनदार लगातार पैसे मांग रहे थे और उधर उनके रिश्तेदारों ने उन्हें उनके पुश्तैनी घर से बाहर निकाला। एक समय एक अमीर परिवार का बेटा होने के बावजूद नरेंद्र अपनी कॉलेज के सबसे गरीब स्टूडेंट्स में से एक बन गए। उन्होंने नौकरी ढूंढने की कोशिश की लेकिन हर बार नाकाम रहे। ऐसे हालातों में उन्होंने भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिए, लेकिन रामकृष्ण जी से मिलके उन्हें मन की शांति और सहारा मिला। एक दिन नरेंद्र उनके गुरु रामकृष्ण जी से पूछते हैं कि आप मेरे लिए माँ काली से प्रार्थना क्यों नहीं करते कि मेरी आर्थिक परिस्थिति सुधर जाए। तो रामकृष्ण जी उन्हें कहते हैं कि ऐसा करो, आप खुद ही जाकर देवी काली से प्रार्थना करो। नरेंद्र 3 बार मंदिर जाके वापस आते हैं, लेकिन हर बार वो पैसा या फिर किसी भौतिकवादी सुविधा के बदले मां काली से सिर्फ सच्चा ज्ञान और भक्ति मांग के वापस आते हैं। धीरे धीरे नरेंद्र भगवान को पाने के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो गए और रामकृष्ण जी को अपना गुरु मान लिया। दोस्तों 16 अगस्त 1886 को एक बहुत दुखद घटना हुई। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का देहांत होता है जो स्वामी विवेकानंद के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। उनके देहांत के बाद उनके भक्त और एडमायरर्स की मदद भी धीरे धीरे कम होने लगी। उनके कई शिष्य वापस अपने घर लौट के गृहस्थी में व्यस्त हो गए, लेकिन नरेंद्र ने बारानगर के एक पुराने से टूटे फूटे घर को अपने मठ में बदलने का फैसला किया। दिसंबर 1886 वेस्ट बंगाल के अंतपुर में मौजूद राधा गोविंद जी मंदिर, जिसकी इमेज आप मेरे साइड में देख सकते हो। 23 साल के नरेंद्र और उनके जैसे 8 और शिष्यों ने संन्यास लेने का फैसला लिया। उस दिन उस मंदिर में सबने ये संकल्प लिया कि वो अपने गुरु रामकृष्ण के जैसे ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे और उनकी फिर बारानगर के मठ में दिनचर्या शुरू होती है। दोस्तों यहाँ से शुरुआत होती है 19वीं सदी के एक ऐसे महान कहानी की जो हर भारतीय की जिंदगी बदलने वाली थी, जो आगे चलकर पूरे भारत को एक साथ जोड़ के अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपनी एक पहचान बनाने वाली थी। विवेकानंद को यह पता था कि यह सब बदलाव आश्रम में बैठकर ध्यान
ध्यान करने से संभव नहीं है। देश की धड़कन को महसूस करने के लिए, भारत के लोगों की स्थिति को समझने के लिए उनके बीच में जाना जरूरी था। इसलिए उन्होंने साल 1888 में पूरे भारत का पद यात्रा के रूप में भ्रमण करने का कठिन निर्णय लिया और अगले 5 सालों तक उन्होंने भारत का विशाल दर्शन किया। हिमालय और नॉर्दर्न सर्किट में वाराणसी से लेकर नैनीताल, अल्मोड़ा, श्रीनगर, इधर वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अपनी यात्रा के दौरान नरेंद्र राजस्थान में खेतरी के राजा अजीत सिंह से मिले। राजा अजीत सिंह नरेंद्र के ज्ञान और देशभक्ति से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया, जो बाद में पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुआ। महाराष्ट्र में वो 1892 में लोकमान्य टिळक से भी मिले थे। उस मीटिंग में उनका अद्वैत वेदांत और फिलोसॉफी पर डिस्कशन हुआ था। महाराष्ट्र से आगे बढ़कर वो सदर्न इंडिया में बेलगांव, बेंगलोर, मैसूर और कन्याकुमारी तक जाकर पहुंचते हैं। अपनी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात हर वर्ग और धर्म के लोगों से हुई, जिसमें विद्वान, राजा, दीवान, सरकारी अधिकारी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और निम्न जाति के मजदूर तक शामिल थे। इससे उन्हें भारत के असली चेहरे को समझने का मौका मिला। वो हजारों लोगों से मिलते चले गए। उन्होंने अलग अलग धर्म, परंपरा और सामाजिक व्यवस्था को करीब से समझा। इस यात्रा ने उनके दिल में गरीब और पीड़ित लोगों के लिए गहरी संवेदना पैदा कर दी और उन्होंने देश को ऊपर उठाना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया। दोस्तों, ये है हमारे भारत का नक्शा और यह है तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु के कारोनाडु पॉइंट से लगभग 500 मीटर दूरी पर है श्रीपद शिला। 24 दिसंबर 1892 की बात है, जब स्वामी विवेकानंद अपने भारत भ्रमण में कन्याकुमारी पहुंचते हैं। इसी 500 मीटर अंतर को वो तैर के पार करके पूरे 3 दिन और रात वो उस शिला पर मेडिटेशन करते हैं, जिसकी वजह से उस जगह को आज कन्याकुमारी मेडिटेशन रॉक के नाम से जाना जाता है। गहरी तपस्या और मनन के दौरान स्वामी विवेकानंद ने भारत के गौरवशाली वैदिक अतीत, विदेशी शासन के कारण हुई वर्तमान पतन स्थिति और देश के भविष्य में छुपी अपार संभावना पर गंभीर चिंतन किया। उन्होंने महसूस किया कि भारत की असली शक्ति उसकी आध्यात्मिक विरासत, जन सेवा और प्रैक्टिकल वेदांत में निहित है। एक भारत, एक ऐसा राष्ट्र जो आध्यात्मिक बल, जन कल्याण और कर्मयोग के जरिए फिर से उठ खड़ा हो। यही संकल्प आगे चलकर 1893 में शिकागो में हुए पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन में उनके ऐतिहासिक भाषण का मूल आधार बना, जिसने न सिर्फ भारत को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी, बल्कि पूरी दुनिया को वेदांत और सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया। कन्याकुमारी से स्वामी विवेकानंद मदुरई, रामेश्वरम, त्रिवेंद्रम और बेंगलोर से होते हुए मद्रास यानी आज के चेन्नई में पहुंचे। यही उन्होंने अपने विचार पब्लिक लेक्चर्स के जरिए लोगों के सामने रखे। यहीं पे उन्हें पहली बार वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के बारे में पता चला, जो शिकागो में होने वाला था। अब 1893 को बॉम्बे से निकलने के बाद शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन तक पहुंचने की पूरी कहानी हमने इस वीडियो के इंट्रो में डिस्कस की है। अब आगे की कहानी वहीं से शुरू करते हैं। तारीख थी 11 सितंबर 1893। डायस पर दुनिया भर के लगभग 20 से 25 प्रमुख धार्मिक नेता और डेलीगेट्स मौजूद थे, जो दुनिया की विविध धर्मों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसमें जुडाइज्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, कन्फ्यूशियनिज्म, ताओइज्म, इस्लामिस्ट, बुद्धिस्ट, जैन, ऐसे दुनिया भर के कई धर्म के लोग बैठे थे और इन्हें सुनने के लिए सामने हॉल में बैठे थे लगभग 6 से 7 हजार श्रोते। जब इतने लोगों के सामने स्वामी विवेकानंद जी ने अपना भाषण शुरू किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, and brothers of America. सिर पे 5 शब्द सुनते ही उन्हें ऑडियंस का पूरे 2 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जिस न्यूज को उस वक्त के कई न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था। उस दिन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहे गए कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ पे उन्हीं की ओरिजिनल वॉइस में सुनने की कोशिश करते हैं। As the different streams, having their sources in different places, all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to Thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. सच एक ही है, लेकिन उसे पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अलग अलग नदियां अंत में समुद्र से मिल जाती है, वैसे ही सभी धार्मिक रास्ते अंततः एक ही सत्य की तरफ पहुंचते हैं।
स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हिंदू धर्म में मूर्ति, चिन्ह, क्रॉस या क्रिसेंट जैसे सिंबल सिर्फ एक माध्यम होते हैं जिनके जरिए इंसान उस परम सत्य को समझने की कोशिश करता है। ये सिंबल्स आध्यात्मिक सोच को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं होते। जो लोग बिना किसी सिंबल्स के भी आध्यात्मिक अनुभव कर सकते हैं, उन्हें ये कहने का अधिकार नहीं है कि यह तरीका गलत है। दोस्तों, ध्रुव राठी अपने वीडियो में क्या कहते हैं उसे एक बार सुन लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि पिछली कई सदियों से एक बड़े ही भयंकर तरीके से डिग्रेडेशन देखने को मिला है धर्म में, रिलीजन में। उनका कहना था कि ये शेम है ह्यूमैनिटी पर कि लोगों ने सबसे रॉटन तरीके के सुपरस्टिशन, सबसे गंदे तरीके के अंधविश्वासों के लिए भी एक्सक्यूजेस और एक्सप्लेनेशंस बना लिए हैं। जो भी ध्रुव राठी ने इस जगह पे कहा है वो सब सच है। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा यही थी, लोगों को सुपरस्टिशंस को नहीं मानना चाहिए। लेकिन ध्रुव राठी का प्रॉब्लम ये है कि वो लोगों को पूरी सच्चाई नहीं बताते, सिर्फ सिलेक्टिव एग्जाम्पल लोगों के सामने रख के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी मिले। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसे पढ़ो। Be bold. Do not try to explain everything that way. The fact is that we have many superstitions, many bad spots and sores on our body. These have to be excised, cut off and destroyed. But these do not destroy our religion, our national life, our spirituality. Every principle of religion is safe, and the sooner these black spots are purged away, the better the principles will shine. इसका मतलब ये है कि समाज में कई अंधविश्वास, कुप्रथाएं और परंपराएं जम चुकी है जो हमारे राष्ट्रीय और धार्मिक शरीर पर काले घाव की तरह है। इन बुराइयों को निष्ठुरता के साथ काटकर अलग करना और पूरी तरह मिटा देना जरूरी है ताकि समाज स्वस्थ बन सके। लेकिन बुराइयों को दूर करने का मतलब धर्म, राष्ट्र या आध्यात्मिकता को खत्म करना नहीं होता। धर्म के मूल सिद्धांत और राष्ट्र की आध्यात्मिकता पूरी तरह सुरक्षित है। सुपरस्टिशन की लाइन के साथ ये भी स्वामी विवेकानंद जी का कहना था जो ध्रुव राठी ने एक्सप्लेन नहीं किया और फेक सेंटेंसेस बोलकर ये कंक्लूड किया कि ज्यादातर रिलीजन्स में इसी तरह के सुपरस्टिशंस भरे पड़े हैं। आप अगर किसी इंसान को मेंशन करके उनका कहना लोगों को बता रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरा कंटेक्स्ट लोगों को समझाया जाए, ना कि सिर्फ आधी कहानी बता के लोगों को गुमराह किया जाए। ध्रुव राठी, पहली बात तो जो आपने कहा है कि स्वामी विवेकानंद जी के सभी विचार सुनने और समझने के बाद, तो ये पूरा स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ 17 मिनट में स्वामी विवेकानंद को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और दूसरी बात, आपने कहा स्वामी जी ने हर उस चीज को रिजेक्ट कर दिया है जो भी हिंदू रिलीजन के साथ एसोसिएट है। ये स्टेटमेंट पूरा गलत है। इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद गीता और उपनिषद को धर्म का प्रमाण मानते हैं। जिन चीजों का आपने वीडियो में जिक्र किया है उन्हें तो खुद स्वामी विवेकानंद ने रिजेक्ट किया है। उनका हिंदुइज्म के साथ कोई संबंध नहीं है। ध्रुव राठी ने काउ वर्शिप को भी गलत प्रेडिक्ट करके लोगों के सामने रखा। दोस्तों, कोई भी इंसान असलियत को तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखेगा तो भी उसकी असलियत कम नहीं होती और ना ही उसे बदला जा सकता है। खैर, अपनी ओरिजिनल कहानी पर वापस आते हैं। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में स्वामी विवेकानंद ने टोटल 6 भाषण दिए थे, जिसमें उनका कोर मैसेज ये था कि सभी धर्म एक ही सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। इसलिए हमें सिर्फ टॉलरेंस नहीं बल्कि दिल से एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट और यूनिवर्सल ब्रदरहुड अपनाना चाहिए। उन्होंने वेदांत और योगा के जरिए दुनिया को बताया कि हर इंसान के अंदर इनफाइनाइट पावर और दिव्यता होती है, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन, डिसिप्लिन और मेडिटेशन से जगाया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो में दिए गए स्पीच की ओरिजिनल ऑडियो लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से पूरे स्पीच को सुन सकते हो। दोस्तों, अब तक तो हमने उनके जीवन सफर को समझा, लेकिन उनकी रियल पावर उनके विचारों में छुपी हुई है। आखिर कैसे एक भारत के सन्यासी ने फॉरेन लैंड में इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए, किस तरह से हिंदुइज्म और नेशनलिज्म को एक नई पहचान दी और कैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और जमशेदजी टाटा जैसे महान लोगों ने उनसे इंस्पायर होकर फाइनली भारत को स्वतंत्र दिया और आगे बढ़ने में मदद की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसे हम जानेंगे अगले एपिसोड में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।